राधे राधे प्रिय दर्शकों। राजपाल जी की उम्र 70 वर्ष हो रही थी। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती जी। राजपाल जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटा, 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम संजय, छोटे बेटे का नाम राजीव और बेटी का नाम राधा। राजपाल जी एक समय में किसान हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में रहा करते थे यह परिवार। आज बेटे बेटियां सब जवान हो चुके थे। संजय की शादी को हुए अब 6 महीने गुजर चुके थे कि एक दिन राजीव ने आकर भी कह दिया, माँ, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उसी से शादी करूंगा। मेरे लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढने की कोशिश मत करना। माँ ने यह बात पिता से बताई। पिता ने माँ से कहने लगे, अरे सत्यवती, तुम अपने बेटे से पूछी हो किस समाज की लड़की है, क्या करते हैं, खानदानी तो है ना। सत्यवती जी ने कहा, मैंने ये तो कुछ नहीं पूछा जी, बस वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो कर क्यों नहीं देते। उसके कहने पर लग रहा था कि वह कहीं और नहीं करेगा। शाम को जब राजीव घर आता है तो राजपाल जी उससे बात करते हैं, बेटा, सुना है तू अपनी माँ से कह रहा था कि तूने अपने लिए कोई लड़की पसंद की है। कब शादी करने का इरादा है? नौकरी तो तेरी अभी लग चुकी है। इसी साल तैयारी करूं या और अभी समय है? राजीव शर्माते हुए कहता है, पापा, जल्दी ही तैयारी करनी पड़ेगी। लड़की के माता पिता जल्दबाजी में ही शादी करना चाहते हैं, इसीलिए तो मैंने माँ से कह दिया था। राजपाल जी छोटे बेटे की शादी भी उसकी पसंद की लड़की से करवा देते हैं। छोटी बहू के घर में आने से ही सारा माहौल बदल जाता है। छोटी बहू अब पसंद की थी। बड़ी बहू अब तक 6 महीने से जो भी थोड़े बहुत कामों में मदद कर दिया करती थी, छोटी बहू के काम को देखकर वह भी अब उसी के जैसे बनने की कोशिश करने लगी थी। छोटी बहू तो अपने कमरे से 10 बजे से पहले निकला ही नहीं करती थी। बड़ी बहू तो चलो सुबह सास के साथ काम में मदद करती। सत्यवती जी बड़ी बहू के आने के बाद भी घर के कामों से फुर्सत नहीं हुई थी। बहू के साथ पूरा दिन लगी रहती थी। उन्हें अब लगा था कि हमारी 2 बहुएं हो गई हैं तो हमें काम से आराम मिलेगा, दोनों आपस में मिलजुल कर काम कर लेगी। लेकिन अब तो मुसीबत और बढ़ गई थी। जो करती थी वह भी बराबरी करने लगी और मुंह फुलाने लगी। जल्दी ही राजीव की नौकरी शहर में लग जाती है। छोटी बहू के खुशी का ठिकाना नहीं। वह तो पहले से भी ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती थी और न ही घर के कामों को करना। अब राजीव की नौकरी लगते ही वह राजीव के साथ शहर में रहने चली जाती है। घर पर बसती है संजय की पत्नी। संजय की पत्नी उसके जाने के बाद मुंह फुलाए रखती है। संजय को भी कहती है कि तुम भी कहीं बाहर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो। कब तक यहाँ रहोगे? मैं भी नहीं रहना चाहती। क्या मेरे बच्चे इसी गांव में रहकर पढ़ाई करेंगे? संजय के कुछ दोस्त मुंबई शहर में रहते थे। संजय उनसे बात करके प्राइवेट कंपनी में काम ढूंढवा लेता है और मुंबई चला आता है। संजय की पत्नी भी हमेशा कहती रहती है कि मेरे लिए भी वहां जल्दी से कमरा ले लो, व्यवस्था करो। मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। घर की आज की आई हुई बहू अपने पति के साथ शहर में रहकर मजे कर रही है और मैं उससे पहले आई और उसके बाद तक घर के ही कामों में सास ससुर की सेवा में पड़ी हूँ। जितना सेवा मुझे करना था बहुत कर दिया, अब मैं भी नहीं रहूंगी। तुम मेरे लिए शहर में व्यवस्था करते हो कि मैं अपने मायके चली जाऊं? संजय पत्नी के दबाव में आकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोशिश करता हूँ। एक बड़ा सा किराए में कमरा लूंगा। अभी मैं दोस्तों के साथ उन्हीं के कमरे में रहता हूँ। अलग से कमरा लेकर तुम्हें ले आऊंगा। संजय ने भी कुछ महीने तक मुंबई में कमाया और फिर खुद का अलग का कमरा लिया, पत्नी को लाने तक की व्यवस्था किया और फिर घर पहुंच गया और माँ से कहने लगा, माँ,
मैं जब वहां काम पर जाता हूँ तो मुझे खुद के लिए खाना बनाना और रात को आकर खुद से बनाना खाना पड़ता है। बाहर का खाना खा के तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं सोच रहा था कि अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाऊं। सत्यवती जी मना नहीं करती, दुखी तो बहुत होती है कि छोटी बहू तो आते ही चली गई। कम से कम साथ में बड़ी बहू थी, वह भी सहारा छोड़कर चली जाएगी। लेकिन बड़ी बहू तो मन ही मन तैयार हो चुकी थी। वह तो पहले से ही पति को कह रखी थी कि मैं चाहूंगी। उसकी तैयारी बनी थी। संजय के आते ही वह भी तैयार पड़ी ही थी। अब बड़ी बहू भी मुंबई शहर चली जाती है। घर में फिर से राजपाल जी और सत्यवती जी अकेले रह जाते हैं। आज सबको गए हुए 2 साल हो चुके थे। संजय की एक बेटी भी थी जो प्यारी प्यारी बातें करती। सत्यवती जी का आज मन कर रहा था कि वह अपनी पोती की मीठी मीठी बातें सुने। आज सुबह ही उठते ही उन्होंने अपना मोबाइल उठा और बड़े बेटे संजय के पास फोन कर दिया। सुबह के 8 बज रहे थे। संजय ने फोन उठाया, देखा तो माँ का फोन था। संजय अभी सो रहा था। वह माँ का फोन देखकर थोड़ा झुंझला गया। माँ, तुमको कितनी बार बताया हूँ कि मुंबई में लोग देर रात तक जागते रहते हैं। मैं भी यहाँ अभी 1:30 बजे रात सोया था। अभी सो रहा था और तुम हो कि सुबह उठकर ही फोन लगा देती हो। ऐसा क्या जरूरी है कि तुम हमेशा सुबह ही फोन लगाती हो? तुम लोग तो रात को 8 बजे सो जाते हो, तो तुम्हारी नींद सुबह जल्दी खुल जाती है। और यहाँ मुंबई शहर में लोग 1:30 बजे 2 बजे तक जागते रहते हैं। माँ ने कहा, बेटा, मुझे नहीं पता कि शहर में लोग 8 9 बजे 10 बजे तक सोते हैं। मैं तो आज तुम्हारी बेटी अपनी पोती से बात करने के लिए फोन किया था। संजय ने कुछ नहीं सुना और फोन काट दिया। अब सत्यवती जी का मन उदास हो गया। कुछ पल के लिए बंद मोबाइल को हाथ में लिए बैठी थी। फिर अचानक से याद आया कि राजीव से बात कर लूं। राजीव मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता था। शायद राजीव जल्दी उठ गया हो। मुंबई शहर में लोग देर तक सोते हैं, भोपाल में तो नहीं सोते होंगे। उनके मन में ये ख्याल आया और उन्होंने राजीव के पास फोन लगा दिया। राजीव की पत्नी ने फोन उठाया और यहाँ से पहले से ज्यादा ही गुस्से और घमंड के साथ बोली, क्या हुआ माँ जी? सुबह सुबह फोन लगाकर क्यों डिस्टर्ब करती हो? अभी इनके ऑफिस जाने का टाइम है। बहू, मैं तुम्हारी और बेटे की हाल जानने के लिए ही फोन किया था। आज मन बहुत कर रहा था कि तुम लोगों से बात कर ले। माँ जी, पैसे की जरूरत होगी तो अभी बात मत करना। इनका अभी कुछ सही तरीके से तनख्वाह मिल नहीं रही है। जितना भी मिलता है हमारे घर खर्च को ही कम पड़ जाता है। और मैं भी अभी नौकरी करने नहीं जा सकती हूँ। मेरा भी दूसरा महीना चल रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई बहू, खुशी की बात है। तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी, अपने पास रखूंगी। नहीं माँ जी, मुझे गांव में रहना होता तो मैं पहले ही नहीं रह जाती। मैं क्यों आऊं? अपनी बड़ी बहू को बुला लो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यह कहकर छोटी बहू ने भी फोन काट दिया। सत्यवती जी का शरीर और दिमाग शिथिल पड़ गया था। दोनों बेटे और बहुओं का अपमान सुनकर उनसे वहां से उठा नहीं गया। अब तक उनके पति राजपाल जी आए और कहने लगे, क्या बात है सत्तू, फिर वही तुम्हारे लड़कों ने डांट फटकार कर फोन रख दिया। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने बेटों से उम्मीद मत रखा करो। क्यों सुबह सुबह उन लोगों को फोन लगाकर अपना दिन खराब कर लेती हो? चलो आओ यहाँ बैठो, मैं जाकर चाय बनाकर लाता हूँ। सत्यवती जी जल्दी से उठकर कहती हैं, रहने दो जी, मैं खुद ही चाय बना देती हूँ, आप क्यों परेशान होते हो? वो तो अपने बच्चे हैं, अपनी औलाद हैं, उनके बात पर मैं कौन सा बुरा मानने वाली हूँ। सत्यवती जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपने आंसू छुपाते हुए किचन में चली जाती हैं।
चाय बनाकर लाई तो राजपाल जी समझाने लगे, देखो अब मैं हूं ना तुम्हारा सहारा, तुम अपने बच्चों में खुशियां क्यों ढूंढती हो? तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, आजादी से जीना चाहते हैं, उन्हें हमारी परवाह नहीं है, तो उन्हें रहने दो। सत्यवती जी का दिल नहीं मानता था। बेटी कभी कभी मिलने आ जाया करती थी। राधा मध्य प्रदेश के गांव में ही, जहां माता पिता रहते थे, वहीं से 40 किलोमीटर दूरी पर रहती थी। वह कभी कभी अपने पति और अपने बच्चों के साथ माँ बाप से मिलने आती थी, लेकिन वह भी अपने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी। उसका कभी फोन भी आता, वह खुद ही सामने से लगाकर माँ और पापा से बातें भी किया करती थी। बस बेटे बहू ही कभी सामने से फोन नहीं लगाते थे। कुछ दिन के बाद दिवाली आने वाली थी। गांव में साफ सफाई और दिवाली की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थी। सत्यवती जी ने भी धीरे धीरे घर की दिवाली की सफाई करना शुरू कर दिया था। वह तो सोचती थी कि इस बार दिवाली में दोनों बेटे और दोनों बहू घर पर आएंगे और खूब अच्छे से दिवाली मनाएंगे। साफ सफाई तो यूं ही सत्यवती जी ने कर लिया। एक दिन बेटे से कहने लगी, बड़े बेटे को फोन लगाकर, बेटा संजय, इस बार दिवाली में तुम पत्नी को लेकर घर आओ, हमारी पोती भी हमारे साथ दिवाली में घर रहेगी। इतने साल हो गए हैं, अभी तक हमारी पोती किसी भी त्योहार में अपने घर नहीं आई है। बड़ा मन है बेटा कि इस दिवाली पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए। बड़े बेटे ने साफ मना कर दिया, माँ दिवाली में घर नहीं आ सकता। कंपनी हम सब काम करने वालों को दिवाली में बोनस देती है, जो भी कुछ मिलने वाला होगा वह भी दिवाली में चला जाएगा। राजीव को बुला लो माँ, राजीव तो इंजीनियर है, उसे तो किसी चीज की कमी भी नहीं है, और मेरी तो मुंबई में प्राइवेट नौकरी है, अगर चला आया तो हाथ से बोनस निकल जाएगा। माँ ने फिर राजीव को फोन लगा दिया। राजीव की पत्नी ही फोन उठाई और कहने लगी, नहीं, हम लोग दिवाली यहीं मनाएंगे, हमें गांव की दिवाली मनाना पसंद नहीं है, यहाँ भी हम लोग बड़े अच्छे से मना लेते हैं, आप लोग वहां मना लो, और अगर अकेले मन ना लगे माँ बाबूजी, तो बड़ी बहू और बड़े बेटे को बुला लो। मैंने कितनी बार कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखा करो। बेटे बहू का जवाब पाकर सत्यवती जी फिर से उसी तरह मायूस हो गईं और बुझे हुए मन से बैठी थी। राजपाल जी फिर वही समझाने लगे, अरे मैं हूं ना, हम दोनों दिवाली मनाएंगे, क्यों तुम अपने बेटों को लेकर बार बार उदास हो जाती हो? आखिर कुछ दिनों के बाद दिवाली आई, सबके घर में पटाखे, तरह तरह की लाइटें जली, दिया जली, और सत्यवती जी भी दीपावली का त्योहार मनाने के लिए थोड़े से घर में अपने दिए जला दिए, और वह अपने दोनों बेटे और बहुओं, अपनी पोती को याद करती रह गई। उनके मन में इस बार न जाने क्यों बड़ी बेसब्री से ऐसी इच्छा थी कि दोनों बेटे और बहू आ जाए। शायद आगे की दिवाली मेरी किस्मत में है कि नहीं, लेकिन वह लोग माँ की भावनाओं को समझ नहीं पाए। कुछ ही दिनों के बाद सत्यवती जी की तबीयत खराब होने लगी। राजपाल जी काफी परेशान थे। कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें खुश रखने की जरूरत है। राजपाल जी अपनी पत्नी को खूब समझाते, यहाँ तक कि उन्होंने घर में एक नौकरानी भी रख दिया था, जो 24 घंटे घर में रहकर घर के काम को किया करती थी। राजपाल जी के पास आज भी किसी चीज की कमी नहीं थी। वह हमेशा पत्नी से कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता क्यों करती हो? सत्यवती जी ऊपर से मुस्कुरा कर कहती, मुझे किस बात की चिंता है जी, मैं तो खुशी हूँ। लेकिन वह जब भी आंखें बंद करती, उन्हें अपने बच्चों का बचपन, हंसते खेलते आंगन में वही दिखाई देने लगता। पूरा भरा हुआ परिवार, तीन तीन बच्चे, सुबह से शाम तक लेकर बच्चों को डांटना, उन्हें स्कूल भेजने की तैयारी करना,
उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, सुबह उठकर उनके लिए टिफिन बनाना, वह सारी बातें उनके दिमाग में आने लगती। वह अपने अतीत में खो जाती जब उनका परिवार पूरा हरा भरा था। तीनों बच्चे घर में थे, एक दूसरे के साथ भागा भागी। ये सब उन्हें याद आते ही उनकी आंखें खुल जाती। एक बार उनका दिल तड़प उठता कि काश मेरे बच्चे एक बार फिर से घर पर इकट्ठे हो जाएं। बीमारी के हालत में भी सत्यवती जी अतीत में ही खो जाती और उनकी आंखें खुल जाती। यहाँ तक कि रात को उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। राजपाल जी पूछते कि क्या हुआ है। वह नहीं बताती कि किस तरह से वह अतीत के सपनों में खो जाती हैं। वह अपने बच्चों को बहुत याद कर रही हैं। सत्यवती जी की गंभीर हालात को देखकर राजपाल जी ने दोनों बेटों को खबर कर दिया। दोनों बेटे और बहू बड़े मुश्किल से आए तो कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों कहने लगे, माँ अब ठीक है, अब हमें जाना चाहिए। हमारी वहाँ नौकरी और कमाई का सवाल है। सत्यवती जी ने कहा बड़ी बहू से, बहू तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाओ, अच्छा लगेगा। छोटी बहू से भी हाथ जोड़कर कहा, बहू तुम भी मत जाओ, कुछ दिनों तक रुक जाओ। वैसे भी तुम्हारा अब बच्चा आने वाला है, तुम मेरे पास रहोगी, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। छोटी बहू ने कहा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, शहर में भी करने वाले खूब मिल जाते हैं। और फिर वह भी चली गई। बड़ी बहू अपने पति से कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, अगर तुम मुझे लेकर नहीं गए तो मैं मैके चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे माँ के साथ रहकर नहीं। जब छोटी बहू नहीं रहती तो मुझे ही जबरदस्ती क्यों करते हो। बहुत रोका, लेकिन ना बड़ी बहू ना छोटी बहू दोनों नहीं रुके और दोनों बेटे बहू हफ्ते भर रह के वापिस चले गए। सत्यवती जी हफ्ते भर अपने बेटे बहू के साथ रही, लेकिन जब दोनों जानने लगे उनका हृदय एक बार फिर से तड़प उठा। बेटे बहू अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। एक हफ्ते गुजरा था कि एक दिन जब सुबह हुई, सत्यवती जी ने आंखें नहीं खोली। राजपाल जी आवाज देते रह गए, सत्तू आज चाय नहीं बनाओगी? तबीयत आज फिर से खराब हो गई है क्या? अरे बोलो तो, उठो, धूप चढ़ गई है। देखो मैंने काम भी कर दिया है, नौकर आकर साफ सफाई सब कर दिया है। अब तक घर में काम करने वाली नौकरानी भी आ गई थी। राजपाल जी ने कहा, जाकर देखो सत्तू क्यों नहीं उठ रही है। काम वाली अंदर गई और कहती है, मालकिन चाय बन गई है, आइए। कब से बुला रहे हैं साहब। लेकिन जैसे ही वह उनके पास गई, देखकर जोर से चिल्ला पड़ी, देखिए ना साहब, क्या हो गया मालकिन को, बोल ही नहीं रही हैं। राजपाल जी आए और देखे कि सत्यवती की सांसें थम चुकी थी। सत्यवती जी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। राजपाल जी वहीं पर उनकी खाट के पास बैठकर रोने लगे, ये तुमने क्या किया, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। उनकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। अब सत्यवती जी की अंतिम विदाई भी करने की तैयारी होने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर दोनों बेटों के पास फोन लगवा दिया। दोनों बेटे अभी अभी तो गए थे, कहने लगे मुझे इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, यह सब इतना जल्दी हो गया, अब मैं क्या करूं। राजीव ने कहा, मुझे एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है, अगर मैं छोड़कर चला आता हूँ तो वह किसी और को मिल जाएगा, उसमें बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। और संजय ने उसने भी कह दिया, क्या करूं, बड़ी मजबूरी है, कैसे आऊं, अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ मेरी नौकरी छूट जाएगी। दोनों ने यह नहीं सोचा कि अगर नहीं जा सकते तो पत्नी को ही भेज दें, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। माँ की अंतिम विदाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। आज सत्यवती जी को गए हुए पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। राजपाल जी अब तक शांत और एकांत जगह पर रहते थे। उनकी बेटी राधा
अपने पिता के पास महीने भर रुकी थी। इसके बाद वह भी चली गई। वह फोन पर बातें किया करती थी। पापा को कहती रहती, पापा यह सब नहीं चलेगा, आप तो किसी से बात करना बोलना सब कुछ भूल गए हो। 6 महीने ऐसे ही गुमसुम रहने के बाद एक दिन राधा ने अपनी कसम दी और अपने पति से कहकर अपने पिता को बुलवा लिया। राधा के 2 बच्चे थे। राधा ने एक दिन कहा, पापा आप मेरे दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आओ। राजपाल जी राधा के बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। दोनों बच्चे टाटा बाय बाय करके स्कूल चले गए। आज राजपाल जी को पहली बार कुछ अच्छा लग रहा था। वह बच्चों को देखते ही रह गए। उनके चेहरे पर आज मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि काश इसी तरह से मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने का काम मिल जाता, तो इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मेरा बचा हुआ जीवन व्यतीत हो जाता। वह जब लौटकर घर आए तो राधा से अपनी मन की बात कहने लगे, राधा इन बच्चों के साथ आज मुझे अच्छा लगा। कुछ पल के लिए मैं अपना गम भूल गया, बच्चों को देखता रह गया। मुझे ऐसी कोई नौकरी नहीं मिल जाएगी जिसमें मैं बच्चों को स्कूल छोड़ूं और लेने जाऊं। राधा ने कहा, पापा आप ऐसा नौकरी करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन राजपाल जी सोचते रह गए। फिर उन्होंने कहा, राधा तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि मैं एक कार खरीदूं। उसके जीते जी तो मैं एक गाड़ी नहीं खरीद पाया, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी खुद की कार खरीदूं और उसमें कुछ बच्चों को ले जाकर स्कूल छोड़ूं और उन्हें लेने जाऊं। क्या कहती हो? राधा ने कहा, पापा यह तो बड़ी अच्छी आइडिया है। ऐसे तो आप दूसरे की ड्राइविंग करोगे तो आपको कोई नहीं रखेगा, आपकी उम्र को देखकर कोई काम नहीं देगा। पर आपकी खुद की गाड़ी होगी तो आपको स्कूल में शायद काम मिल भी जाए। मैं आपके दामाद जी से भी बात करती हूँ। राधा अपने पति से कहकर एक स्कूल में बात कर लेती है और राजपाल जी अपने पैसों से एक बड़ी सी कार ले लेते हैं जिसमें से 12 से 15 बच्चे आ सकते थे। अब राजपाल जी अपनी ही कार से बच्चों को लेने और छोड़ने का काम करने लगते हैं। यह खबर जब दोनों बेटों को पहुंचती है तो गुस्से से तिलमिला उठते हैं। पापा इस उम्र में कार खरीद कर चला रहे हैं, शर्म नहीं आती है? दोनों फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि पापा जमा पूंजी सब बर्बाद कर देंगे, सठिया गए हैं। माँ के जाने के बाद कार से चलने लगे हैं। दोनों बेटे और बहू घर पहुंच जाते हैं और पिता से कहने लगते हैं कि यह सब क्या है, आपने गाड़ी खरीदने में पैसे क्यों बर्बाद कर दिए? आपको इस उम्र में गाड़ी की क्या जरूरत थी? राजपाल जी ने कहा, तो तुम लोग यह पूछने आए हो कि मैंने गाड़ी क्यों खरीदी? इस उम्र में मुझे गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं तुम लोगों को जवाब क्यों दूं? तुम लोग होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मेरी कमाई है, मैं चाहे जो खरीदूं। बड़े बेटे ने कहा, पापा मैं वहाँ एक छोटे से किराए के मकान में रहता हूँ, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, इसीलिए कि गांव में जो भी जमा पूंजी है जब यहाँ से छोड़कर जाऊंगा तो आराम से उस पैसों से कुछ बना लूंगा, वह हमारे काम आएगी। लेकिन आप तो सब उड़ाए दे रहे हो। छोटा बेटा भी पीछे नहीं रहा। वह भी कहने लगा कि हमारी भी कुछ खास आमदनी नहीं है, जितनी आमदनी उससे ज्यादा खर्च है। मैं भी सोचता था कि पापा के पास पैसे जमीन जो भी है, जब जाऊंगा यहाँ से तो वह सब हमारा ही तो है। राजपाल जी अपने दोनों बेटों की दलीलें सुन रहे थे और उठकर खड़े हो कहने लगे, तो अच्छा, तुम दोनों को अपने संपत्ति का वहां से भी पूरा अधिकार है। मेरी कमाई पर नजर रखे हो कि जो भी कमा कर रखा हूँ आओगे तुम दोनों का होगा। उस दिन कहाँ चले गए थे जब तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए तड़पते तड़पते दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन तुम लोग माँ के मरने पर भी नहीं आए। आज तुम लोगों को संपत्ति चाहिए? छोटे बेटे ने आकर कहा, इसमें नई कौन सी बात है पापा?
सब तो लेते हैं। राजपाल जी को अब बड़ी गुस्सा आ गई थी। वह छोटे बेटे के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिए और कहने लगे, तुझे संपत्ति चाहिए, तुझे एक कौड़ी नहीं मिलेगी। तू और ये निकल जा मेरे घर से। यहाँ मैं तुम दोनों के लिए संपत्ति जोड़ कर रखूं और तुम दोनों शहर में अपनी अपनी पत्नी परिवार के साथ मौज में रहो। अगर एक आध महीने के लिए घर पर रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। तुम दोनों को याद कर करके मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई। अब ना मेरे ऊपर और ना इस घर पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। मैं जो चाहे वो करूं। तुम लोग होते कौन हो मेरी संपत्ति पर उंगली उठाने वाले। राजपाल जी छोटे बेटे का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे दरवाजे के बाहर निकाल दिए। वापिस आए और एक लाठी ढूंढी। बड़े बेटे को कहने लगे कि तुझे भी अब डंडे मार कर निकालना पड़ेगा या कि अपनी खुशी से बाहर निकल जाएगा। पिता का इतना गुस्सा देखकर दोनों बहुएं खुद ही घर के बाहर चली गईं और बड़ा बेटा भी चुपचाप दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ। राजपाल जी ने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय तक दोनों बहू और बेटे खड़े रह गए, लेकिन राजपाल जी ने दरवाजा नहीं खोला और कह दिया कि तुम्हारी ही याद में मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर गई है। तुमसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं। दोनों बेटे बहू वहां से चले गए। राजपाल जी अपने बचे हुए पैसों से एक स्कूल बनवाया, सत्यवती विद्यालय, अपने पत्नी के नाम पर, और वह अपनी ही कार से बच्चों को लेने छोड़ने का काम करते और बचे हुए समय में वह अपने स्कूल और अपनी कार के साथ समय गुजारते रहे। उनकी बेटी राधा हर वक्त उनका साथ देने को खड़ी थी। दामाद भी बेटे की तरह उनकी मदद करता और कभी भी उसके मन में लालच नहीं आया कि मुझे कुछ चाहिए। राधा ने कह दिया, पापा आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपको जहां देना है वहां कर दो। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। चाहे तो आप हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहो। राजपाल जी ने कह दिया, बेटी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। राजपाल जी ने अपने लिए नौकर लगा रखा था और अब वह थोड़ा बहुत अपनी कार से कमा भी लेते थे और अपनी खुशियां भी पा लेते थे। ढेर सारे बच्चे उनकी कार में बैठते। बच्चों की मीठी मीठी बातें, बच्चों का झगड़ा, सीट के लिए एक दूसरे के साथ मस्ती करना, यही सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था और इसी में वह बची हुई जिंदगी व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मेरी कहानी यानी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।